हाय एवरीवन। आज हम विकासात्मक समाजवाद पढ़ेंगे। ये विकासात्मक समाजवाद है जो कि सेकंड पार्ट है समाजवाद का। समाजवाद में जैसा मैंने कि पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि समाजवाद के दो रूप हैं। पहला है क्रांतिकारी समाजवाद और दूसरा है विकासात्मक समाजवाद। जैसा कि मैंने बता रखा है कि क्रांतिकारी समाजवाद जो है क्रांति के जरिए समाजवाद लाने की बात करता है, लेकिन जो विकासात्मक समाजवाद है वो शनै शनै संवैधानिक तरीके से समाजवाद लाने की बात करता है। अगर हम विकासात्मक समाजवाद के जनक की बात करते हैं तो इसके जो प्रतिपादक हैं ये स्टुअर्ट बर्नस्टाइन इसके प्रतिपादक हैं। स्टाइन टी होगा यहाँ पर, यस, बर्नस्टाइन इसके प्रतिपादक हैं। विकासात्मक समाजवाद क्रांतिकारी समाजवाद का विरोध करता है। जहाँ क्रांतिकारी समाजवाद क्रांति एवं हिंसा के माध्यम से पूंजीवाद को तत्काल समाप्त कर समाजवाद लाने का समर्थन करता है, वहीं विकासात्मक समाजवाद क्रांति एवं हिंसा का विरोध करता है और शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके द्वारा समाजवाद शनै शनै लाने का समर्थन करता है। विकासात्मक समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद लाने की अनिवार्य शर्त केवल लोकतंत्र ही है। केवल लोकतंत्र के द्वारा ही जो है समाजवाद लाया जा सकता है शांत तरीके से। विकासात्मक समाजवाद के जो है ये विकासात्मक समाजवाद कई रूपों में विकसित हुआ। जैसे कि पहला है संशोधनवाद, दूसरा है राज्य समाजवाद या जर्मनवाद, तीसरा है फेबियनवाद, चौथा है लोकतांत्रिक समाजवाद, पांचवा है श्रमिक संघवाद, छठा है श्रेणी समाजवाद। तो ये हमारे जो 6 रूप में विकासात्मक समाजवाद विकसित होता है, इसको हम डिटेल में 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संशोधनवाद। क्या है ये संशोधनवाद? तो संशोधनवाद की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो जनक हैं वो स्टुअर्ट बर्नस्टाइन है। स्टुअर्ट बर्नस्टाइन है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट है, ये टा होगा, बर्नस्टाइन हैं इसके जनक हैं संशोधनवाद के। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्क्स के विचारों में 20वीं शताब्दी में मार्क्सवाद के विचारों में संशोधन किया और जिसे संशोधनवाद के नाम से जाना जाता है। और ये जो है विचारधारा संशोधनवाद ये जर्मनी में विकसित होती है। स्टुअर्ट बर्नस्टाइन ने मार्क्स के विचारों में संशोधन किया, इसीलिए बर्नस्टाइन को मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक के रूप में इनको जाना जाता है बर्नस्टाइन को। बर्नस्टाइन ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, कौन सा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आदि का खंडन करते हैं। कौन कौन से? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये सारे मार्क्सवाद के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनमें आते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इन सभी सिद्धांतों का खंडन करते हैं। और इसके साथ पूंजीवाद के केंद्रीकरण के सिद्धांत जो है सामाजिक क्रांति का सिद्धांत व सर्वहारा वर्ग के तानाशाही के सिद्धांत को अस्वीकार किया है। इन्होंने क्या किया है, जो इसके साथ साथ जो पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत है कि कुछ लोगों के पास पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, ऐसा सिद्धांत दिया था मार्क्स ने। और सामाजिक क्रांति का सिद्धांत जो है समाज में सामाजिक क्रांति, जो समाज में क्रांति लाने की बात कही थी, उसका भी सामाजिक क्रांति का सिद्धांत आदि सिद्धांतों का ये खंडन करते हैं। और जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का सिद्धांत है इसको भी अस्वीकार करते हैं। जो सर्वहारा
वर्ग की तानाशाही का सिद्धांत, इसको भी ये क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। बर्नस्टाइन। जहाँ मार्क्सवाद का मानना है कि पूंजीवाद में मजदूरों की हालत जर्जर हुई है, वहीं बर्नस्टाइन क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि पूंजीवाद व्यवस्था में मजदूरों की हालत सुधरी है। ये क्या कहते हैं कि इनका मानना है, जो हमारे बर्नस्टाइन महोदय हैं, ये कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों की हालत सुधरी है, जबकि मार्क्सवाद मानता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों की हालत बिगड़ी है, जर्जर हो गई है। जहाँ मार्क्सवाद का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में मध्यम वर्ग संकुचित हुआ है, वहीं बर्नस्टाइन का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है। बर्नस्टाइन क्या मानते हैं कि मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है, जबकि जो मार्क्स हैं वो मानते हैं कि मध्यम वर्ग संकुचित हो गया, यानी कि एक शोषण करने वाला वर्ग हो गया जो कि अमीर वर्ग है, पूंजीवादी, जिसको पूंजीपति बोल सकते हैं। दूसरा गरीब वर्ग हो गया है। मध्यम वर्ग सब बहुत कम बचा है, संकुचित हो गया है। या तो लोग बिल्कुल गरीब हैं या फिर बिल्कुल अमीर हैं, बहुत ज़्यादा अमीर है या फिर बहुत ज़्यादा गरीब है। मध्यम वर्ग संकुचित हो गया है, ऐसा मार्क्स मानते हैं, मार्क्सवादी मानते हैं। लेकिन जो ये हमारे बर्नस्टाइन महोदय हैं, स्टुअर्ट बर्नस्टाइन, ये मानते हैं मध्यम वर्ग विकसित हुआ है। पूंजीवादी व्यवस्था में लोगों को काफ़ी आमदनी हो रही है, और मध्यम वर्ग यानी कि जिसकी आमदनी न बहुत ज़्यादा है न बहुत कम है, ऐसा वर्ग विकसित हुआ है। इसका भाग मध्यम वर्ग का जो समाज में एक दायरा होता है वो बढ़ा है। मध्यम वर्गीय लोग अधिक संख्या में हुए हैं। और बर्नस्टाइन क्रांति का विरोध करते हैं। बर्नस्टाइन क्रांति का विरोध करते हैं और तांत्रिक तरीके से समर्थन करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से ही समाजवाद लाना ठीक रहेगा, और इनको क्या बोलते हैं कि मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने मार्क्स के सिद्धांतों में संशोधन किया था, स्टुअर्ट बर्नस्टाइन ने। तो ये इसके सारी चीज़ें हैं। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांतों का खंडन किया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सामाजिक क्रांति का सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का सिद्धांत, और पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत। जो पूंजी का केंद्रीकरण है, पूंजी का केंद्रीकरण का सिद्धांत, इसका भी इन्होंने खंडन किया है। इतने सारे सिद्धांतों का खंडन किया है, और जो है इन्होंने अपनी बताई हैं कि इसमें जो मध्यम वर्ग है, पूंजीवादी व्यवस्था में मध्यम वर्ग जो है बढ़ रहा है और मजदूरों की हालत सुधरी है। ये सब इनकी मेन बातें हैं संशोधनवाद की, जिसके जनक स्टुअर्ट बर्नस्टाइन है। अब हम देखेंगे जर्मन समाजवाद या राज्य समाजवाद। दूसरा हमारा जो है जर्मन समाजवाद या राज्य समाजवाद। यह विचारधारा जर्मनी में विकसित होती है। इस विचारधारा के जनक हर्नीडेट रासाल माने जाते हैं। हर्नीडेट राशाल इसके जनक माने जाते हैं। हर्नीडेट रासाल का मानना है कि सर्वहारा वर्ग को एकजुट होकर राजनीतिक बनना चाहिए, संवैधानिक तरीके द्वारा सत्ता प्राप्त करना चाहिए एवं कानून में परिवर्तन कर अपने लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। यह विचारधारा क्रांति एवं हिंसा का विरोध करती है एवं शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके का समर्थन करती है। ये भी क्या कहती है कि जो सर्वहारा वर्ग है उसे राजनीतिक बन अपने वर्ग के हितों की रक्षा करनी चाहिए। और ये भी जो है विचारधारा क्या है, क्रांति का विरोध करती है। क्रांति का विरोध और संवैधानिक तरीके से वो जो है समाजवाद लाना चाहती है। संवैधानिक तरीके का समर्थन करती है। ये भी विचारधारा जो है, जो हमारा ये था संशोधनवाद था, इसी की तरह मिलती जुलती जर्मन समाजवाद या हमारा राज्य समाजवाद भी है। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है फेबियनवाद। अब हम देख लेते हैं फेबियनवाद। यह विचारधारा इंग्लैंड में विकसित हुई है।
इंग्लैंड में विकसित की गई है विचारधारा। और इसके जनक कौन है? सिडनी वेब हैं। सिडनी वेब इसके जनक हैं। और अगर हम इसके समर्थक की बात करते हैं तो ये सिडनी ओलिवर, सिडनी ओलिवर, यहाँ ये मिसप्रिंट है, ओलिवर, सिडनी ओलिवर, ग्राहम वालेस, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, क्लीमेंट एटली, GDS कोल और यहाँ पर होगा पैथिक लॉरेंस, पैथिक मिसप्रिंट है, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लिख देते हैं इधर साफ, यस, यहाँ से आप देख सकते हैं, पैथिक लॉरेंस एंड एनी बेसेंट, ये इसके समर्थक माने जाते हैं। और 1874 ईस्वी में या 1874 आप बोल सकते हैं, 1874 में इसी के नाम पर फेबियन सोसाइटी बनी थी। और इसकी स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी? 1884 में हुई थी। जो 1874 में फेबियन ये मिसप्रिंट है, फेबियन सोसाइटी, शायद ही नहीं, सोसाइटी, फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1874 ईस्वी में। और इसकी स्थापना इंग्लैंड में कब हुई थी? इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी 1884 में इंग्लैंड में हुई थी इसकी स्थापना। इंग्लैंड में 1884 को हुई थी। और यह एक मध्यम वर्गीय विचारधारा इसको माना जाता है, कहते हैं ये मध्यम वर्गीय लोगों की विचारधारा है। और इसका सुझाव किसने दिया था? इसका सुझाव जो थे, फेबियनवाद का सुझाव पोर्टमोर ने दिया था। यह सोसाइटी इंग्लैंड के सेनापति क्विंस फेबियस के नाम पर पड़ी है। इस सोसाइटी का नाम क्या है? क्विंस, जो इंग्लैंड के सेनापति थे, इसका सुझाव पोर्टमोर ने दिया है। और इस जो है फेबियनवाद जो एक विचारधारा है, इसका यह सोसाइटी इंग्लैंड के सेनापति क्विंस फेबियस के नाम पर पड़ी है। इंग्लैंड के सेनापति थे, कौन थे? क्विंस फेबियस। ये क्विंस फेबियस क्या थे? इंग्लैंड के सेनापति थे। और इन्हीं के नाम पर फेबियन सोसाइटी का नाम पड़ा है, जो समाजवाद के प्रति लोगों को सचेत करना चाहता है। इसी संबंध में इसका संबंध फेबियनवाद से है। ये अगर हम इसके नारे की बात करते हैं कि इसका नारा क्या है, तो फेबियनवाद का नारा है, उचित लक्ष्य का इंतजार कीजिए और जब लक्ष्य सामने हो तो उस पर अचानक धावा मारिए, जिससे लक्ष्य हाथ से छूटने न पाए। इसी पर आदर्श जो सोसाइटी के लोगों ने कार्य किया है, आदर्शवाद की सोसाइटी के लोगों ने कार्य किया है। इनकी अगर हम नारे की बात करते हैं, फेबियनवाद की नारा क्या है? उचित लक्ष्य का इंतजार करें। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेते हैं। उचित लक्ष्य का इंतजार करें और जब लक्ष्य सामने हो तो उस पर अचानक धावा करें और जब लक्ष्य सामने हो तो उस पर धावा बोल दें, जिससे लक्ष्य हाथ से छूटने न पाए, जिससे लक्ष्य हाथ से छूटने न पाए। ये इनका नारा है। और फेबियन सोसाइटी के सदस्य बुद्धिजीवी के लोग होंगे, ऐसा इनका मानना है कि जो फेबियन सोसाइटी के लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। जितने भी ये फेबियन सोसाइटी के लोग हैं, इसमें सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आते हैं, यानी कि पढ़े लिखे इलीट लोग आते हैं। और इन्होंने जो है
फेबियन सोसाइटी की स्थापना की और इन्होंने राज्य को कैसे देखा है, राज्य को एक सरकारी कॉमनवेल्थ के रूप में स्थापित करना चाहते थे। जो फेबियन सोसाइटी है ये क्या हुआ, ये समाजवादियों की संस्था बन गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो फेबियन सोसाइटी है हमारी, इसका मुख्य उद्देश्य है जमीन और औद्योगिक पूंजी पर व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना की जाए। जो फेबियन सोसाइटी चाहती है कि जो ज़मीन है और औद्योगिक पूंजी है, इस पर व्यक्तिगत स्वामित्व को ख़त्म कर दिया जाए और सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना की जाए। यानी कि उसमें जो हमारा सरकार है या कुछ ऐसी सोसाइटी संस्था है जिसमें समाज के सभी लोग हों, सभी लोगों का बराबर हक हो, कुछ ऐसा इन लोगों का स्वामित्व वहाँ पर स्थापित हो और व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त कर दिया जाए। फेबियन सोसाइटी ने धन को सारी सामाजिक बुराइयों का मूल बताया। फेबियन सोसाइटी क्या करती है कि ये धन को, जो समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उसकी जड़ धन को बताती है और उस पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना की बात करती है। और ये कहती है कि सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना अगर हो जाएगी तो व्यक्तिगत जो व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत धन होता है वो चीज़ें, मतलब व्यक्तिगत स्वामित्व खत्म हो जाएगा तो समाज की बहुत सारी बुराइयां हट जाएंगी, क्योंकि धन को ही इन्होंने सामाजिक बुराई का मूल बताया है। और अगर सार्वजनिक स्वामित्व होता है तो व्यक्तिगत धन की वहाँ पर बात ही नहीं होगी और समाज की बहुत सारी बुराइयां अपने आप कम हो जाएंगी। ऐसा इनका मानना है। किनका? फेबियन सोसाइटी वालों का ये मानना है। इस सोसाइटी के लोग उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे ताकि इसका लाभ संपूर्ण समाज को मिल सके। जो उद्योग होते हैं ये किसी व्यक्ति से संबंधित ना हो, व्यक्तिगत स्वामित्व इन पर ना हो, राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। यानी कि जो राज्य सरकार है, राज्य की संस्थाएं हैं, ये उनका स्वामित्व उद्योगों पर करना चाहते हैं ताकि इसका लाभ संपूर्ण समाज को मिल सके। फेबियन सोसाइटी बर्नस्टाइन की तरह इतिहास की भौतिक व्याख्या, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आदि जैसे सिद्धांतों को अस्वीकार किया है। जैसे कि ये जो हमारी फेबियन सोसाइटी है, ये जैसे कि बर्नस्टाइन ने मार्क्स के बहुत सारे सिद्धांतों का खंडन किया है, ऐसे ही फेबियन सोसाइटी ने भी मार्क्स के बहुत सारे सिद्धांत का खंडन किया है। जैसे कि भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये इन सब सिद्धांतों का उन्होंने खंडन किया है। लेकिन मार्क्स के अतिरिक्त मूल के सिद्धांत का समर्थन किया है। इन्होंने क्या किया है कि मार्क्स के सभी जो हैं ज़्यादातर जो प्रमुख दिए गए थे, क्या मार्क्स के सिद्धांत थे, उन सबको खंडन किया है। लेकिन किसका किया है? समर्थन किया है इन्होंने अतिरिक्त मूल के सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया है। किसने किया है? फेबियन सोसाइटी ने। क्योंकि इनका मानना है कि अतिरिक्त मूल्य में क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है एक सामान के बनने में, प्रोडक्ट जो बनता है उसकी लागत में और उसका जो प्राइस मिलता है मार्केट से, उसमें जो अंतर होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो सारा प्रॉफिट जो है पूंजीपति रख लेते हैं और ये अतिरिक्त मूल्य होता है जो कि मजदूरों को नहीं दिया जाता है। तो फेबियन सोसाइटी ने मार्क्स के और सभी जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हुए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्रांति का सिद्धांत, इन सब का खंडन किया है, लेकिन अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का समर्थन किया है। किसका किया है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, इसका इन्होंने समर्थन किया है। और लेकिन फेबियनवादी क्या है, राज्य को समाप्त नहीं करना चाहते थे। जैसे कि ये हमारे मार्क्सिस्ट हैं, मार्क्स हैं, वो राज्य को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन फेबियनवादी राज्य को समाप्त नहीं करना चाहते थे, बल्कि राज्य को एक सरकारी कॉमनवेल्थ के रूप में स्थापित करना चाहते थे। यानी कि समाज का सरकारीकरण, जो समाज की जो भी रिसोर्सेज थे उनका सरकारीकरण करना चाहते थे। तो ये क्या थे? राज्य को समाप्ति नहीं करना चाहते थे, यानी कि चाहते थे कि राज्य रहे, लेकिन उसको वो एक कॉमनवेल्थ के रूप में स्थापित करना चाहते थे राज्य को। तो ये है हमारा फेबियनवाद।
फेबियन के मुख्य पॉइंट अगर हम देखें फिर से तो क्या है, इंग्लैंड में विकसित हुई है ये विचारधारा और जनक इसके कौन है, सिडनी वेब हैं। समर्थक हैं सिडनी ओलिवर, ग्राहम वॉलेस, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, क्लीमेंट इटली, जी.डी.एस. कोल, पैथिक लॉरेंस, एनी बेसेंट। 1874 में फेबियन सोसाइटी बनती है और इंग्लैंड में इसकी स्थापना 1884 में हुई। ये एक मध्यम वर्गीय विचारधारा है और इस फेबियन सोसाइटी का जो है सुझाव पोर्टमोर ने दिया है, पोर्टमोर ने दिया। और ये बुद्धिजीवी जो हैं, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे संबंधित है और ये वर्ग जो है राज्य को समाप्त नहीं करना चाहता है, राज्य को एक कॉमनवेल्थ के रूप में स्थापित करना चाहता है। और जो उद्योग है और ज़मीन है इनका सरकारीकरण करना चाहता है। अब हम देखेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद के जनक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है जनक? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद भारत में विकसित हुआ है और इसका उद्देश्य क्या होता है, गरीबों का अधिक से अधिक कल्याण। इसका उद्देश्य है गरीबों का अधिक से अधिक कल्याण करना और ये क्रांति एवं हिंसा के स्थान पर शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों को अपनाना चाहता है और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है, जो गरीबों का अधिक से अधिक कल्याण हो और लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो शांत एवं संवैधानिक तरीके से हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतांत्रिक तरीके द्वारा समाजवाद को आगे बढ़ाते हुए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई है वो पंडित नेहरू द्वारा की गई थी और समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए की गई। 1955 ईस्वी में 1955 में तमिलनाडु के अवाड़ी हो, यहाँ मिसप्रिंट है, अवाड़ी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में समाजवादी ढांचे शब्द का प्रयोग किया गया। जो हमारा 1955 में तमिलनाडु के अवाड़ी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, सर्वप्रथम इसी में समाजवादी ढांचे शब्द का प्रयोग किया गया। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया। तो जमींदारी उन्मूलन कानून भी बनाया गया था और 1964 में भुवनेश्वर अधिवेशन में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस का भुवनेश्वर अधिवेशन हुआ, इसी अधिवेशन में भारत में समाजवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए संकेत दिया गया। जो हमारी समाजवादी व्यवस्था है इसको आगे बढ़ाने के संकेत किसमें मिलते हैं, और जो 1964 का भुवनेश्वर अधिवेशन होता है उसमें ये संकेत हमको मिलते हैं। 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1969 में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है और अगेन फिर 1980 में 4 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 1980 में फिर से 4 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अखंडता शब्द को समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 1942 बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है, इसको हम इधर कर लेते हैं। यस, 42वां संशोधन जो हमारा हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था ये? 1976 में हुआ था। 1976 में जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। लोक कल्याणकारी राज्य एवं मिश्रित राज्य की ये क्या करता है, इसका समर्थन करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। सरकारी एवं इसमें क्या होता है, जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें सरकारी एवं प्राइवेट दोनों को बढ़ावा देना, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी ये बढ़ावा देता है
और जो सरकारी उद्योग होते हैं उनको भी बढ़ावा देता है। तो ये इसके मेन पॉइंट हो गए लोक कल्याणकारी राज्य में। ठीक है, तो ये इसके क्या है, जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ये इसके जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और हैं, और भारत में ये विकसित हुआ है। गरीबों का अधिक से अधिक कल्याण चाहता है, इसका उद्देश्य क्या है, गरीबों का अधिक से अधिक कल्याण। अब हम श्रमिक संघवाद देख लेते हैं। श्रमिक संघवाद के जनक कौन है? श्रमिक संघवाद के जनक जॉर्ज सोरेल एक यहाँ पर देख लेते हैं इसको, कौन है इसके, जॉर्ज सोरेल इसके जनक हैं। यह फ्रांस में श्रमिकों की विचारधारा मानी जाती है। श्रमिकों की विचारधारा है फ्रांस में श्रमिकों की विचारधारा मानी जाती है। श्रमिक संघवाद की अंग्रेजी से क्या होती है, सिंडिकलिज्म होती है, और इसका फ्रांसीसी शब्द क्या होता है, सिंडिकेट होता है। ये फ्रांसीसी शब्द सिंडिकेट से बना होता है जिसका अर्थ श्रमिक संघ होता है। ये सिंडिकेट का अर्थ क्या होता है, श्रमिक संघ होता है। सिंडिकेट ये क्या है, ये फ्रांसीसी शब्द है और इसका अर्थ होता है श्रमिक संघ इसका अर्थ होता है। और अगर हम करते हैं कि श्रमिक संघवाद की अंग्रेजी क्या होती है, तो सिंडिकलिज्म होती है। अगर अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी क्या होती है, इसकी सिंडिकलिज्म होती है। 19वीं शताब्दी में फ्रांस में एक नवीन विचारधारा के रूप में इसका जन्म हुआ। इसका जन्म कब होता है, 19वीं शताब्दी में होता है। कहाँ होता है, फ्रांस में होता है। और श्रमिक संघवाद मार्क्सवाद की तरह पूंजीवाद की विरोधी विचारधारा मानी जाती है, और मार्क्सवाद की तरह पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी एवं हिंसात्मक तरीके का समर्थन करती है। ये भी मार्क्सवाद की तरह क्रांतिकारी एवं हिंसात्मक तरीके का समर्थन करती है। और श्रमिक संघवाद संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीके को अस्वीकार करता है। ये क्या करता है, जो शांतिपूर्ण तरीका होता है और संवैधानिक तरीके के द्वारा विकासात्मक समाजवाद जो शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाने की बात होती है, ये इसको अस्वीकार करता है। कौन, श्रमिक संघवाद पूंजीवाद की विरोधी विचारधारा मानी जाती है। मार्क्सवाद की तरह राज्य का अंत कर देना चाहती है। जो है ये पूंजीवाद की विरोधी विचारधारा है और राज्य का अंत करना चाहती है। क्या करना चाहती है, राज्य का अंत करना चाहती है। पूंजीवादी व्यवस्था इस जो श्रमिक संघवाद में है, व्यवस्था में श्रमिकों की भूमिका पर अधिक बल देता है। ये बहुत ज़्यादा श्रमिकों की भूमिका पर बहुत अधिक बल देता है जो श्रमिक संघवाद है। श्रमिक संघवाद लोकतंत्र एवं राजनीतिक दलों में अविश्वास करता है। जो हमारा ये लोकतंत्र एवं राजनीतिक दलों में अविश्वास, ये क्या करता है, राजनीतिक दलों में अविश्वास दिखाता है। तो लोकतंत्र एवं राजनीतिक दलों में अविश्वास है इसका, ये विश्वास नहीं करता है इन चीज़ों में। और प्रारंभ में इस आंदोलन ने उद्योगों पर श्रमिकों के पूर्ण अधिकार की मांग की। बाद में उपभोक्ताओं के अधिकारों पर बल दिया। श्रमिक संघवाद सिंडिकेट एवं ब्रूस में अंतर मानता है। जो सिंडिकेट और ब्रूस हैं, सिंडिकेट वर्ड जो है हमारा और ये जो ब्रूस वर्ड है, इन दोनों में क्या है, वो अंतर मानता है। क्या मानता है, अंतर मानता है। सिंडिकेट के लिए कहता है कि ये एक क्षेत्र में रहने वाले एक ही व्यवसाय के लोग होते हैं। जो सिंडिकेट में आते हैं, सिंडिकेट शब्द के अंतर्गत आते हैं, और वो एक क्षेत्र में रहने वाले एक ही व्यवसाय के लोग होते हैं। जबकि ब्रूस एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न व्यवसाय के लोग होते हैं। ब्रूस में क्या होता है, एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न व्यवसाय के लोग होते हैं, और सिंडिकेट में एक क्षेत्र में रहने वाले एक ही व्यवसाय के लोग होते हैं।
तो श्रमिक संघवाद को हम एक बार फिर देख लेते हैं। इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं जॉर्ज सोरेल हैं। ये श्रमिकों की विचारधारा है और 19वीं शताब्दी में इसका जन्म होता है। कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। और ये क्रांतिकारी एवं हिंसात्मक तरीके का समर्थन करता है, पूंजीवाद का विरोध करता है, श्रमिकों की भूमिका पर बल देता है और सिंडिकेट एक क्षेत्र में रहने वाले एक ही व्यवसाय के लोग और ब्रुस एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न व्यवसाय के लोग, ये ब्रुस के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसके मेन पॉइंट हुए जो श्रमिक संघवाद के। अब हम देख लेते हैं श्रेणी समाजवाद। अगर हम श्रेणी समाजवाद की बात करते हैं तो इसका उदय 20वीं सदी के पूर्वार्ध में होता है। पूर्वार्ध का मतलब यानी कि आधे के बाद, जो सदी चल रही है तो उसके आधे के बाद, उसमें पूर्वार्ध बोलते हैं। पूर्वार्ध में हुआ है। इसके जनक GDH कोल माने जाते हैं। कौन है इसके जनक हैं इसके GDH कोल। और श्रमिक संघवाद के समानांतर विचारधारा है। इसको ये श्रेणी समाजवाद जो है ये श्रमिक संघवाद की समानांतर विचारधारा है। समानांतर विचारधारा का मतलब होता है कि एक ही समय में दोनों आई, यानी कि दोनों विचारधाराएं साथ साथ आई, साथ साथ चल रही थी उस समय। दोनों विचारधाराएं साथ साथ आई, इनका जन्म साथ साथ हुआ, समानांतर। तो ये दोनों विचारधाराएं समानांतर विचारधाराएं हैं, यानी कि साथ साथ इनका जन्म हुआ, साथ साथ ये उस समय पर वहाँ पर प्रचलन में थी। इनकी विशेषता क्या है? अगर विशेषता की बात करते हैं श्रेणी समाजवाद की, तो ये औद्योगिक प्रजातंत्र लाना चाहते हैं, जहाँ फेबियनवाद उपभोक्ता पर अधिक बल देता है और श्रमिक संघवाद उत्पादकता पर बल देता है, अधिक बल देता है। वहीं श्रेणी समाजवाद उपभोक्ता एवं उत्पादकता दोनों पर बल देता है, अर्थात दोनों के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो ये जो हमारा श्रमिक श्रेणी समाजवाद है ये क्या करता है कि दोनों, जो हमारा ये फेबियनवाद है और श्रमिक संघवाद है, इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करता है। और औद्योगिक प्रजातंत्र श्रेणी समाजवाद की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। जो औद्योगिक प्रजातंत्र है ये प्रमुख विशेषता है श्रेणी समाजवाद की। GDH कोल ने अपनी पुस्तक सेल्फ गवर्नमेंट में राजनीतिक संसद के साथ साथ आर्थिक संसद की वकालत की है। जो हमारे GDH कोल महोदय हैं, इनकी पुस्तक क्या है? इनकी पुस्तक सेल्फ गवर्नमेंट है। इन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि जो राज्य में जैसे जिस तरह की राजनीतिक संसद होती हैं, जहाँ पर नेता MPs वगैरह जा कर के बैठ के कानून बनाते हैं देश की, समाज की दूसरी चीज़ों के लिए, तो राजनीति से संबंधित जो मैटर्स होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं, वो वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। उसी तरह क्या होना कि राज्य में एक आर्थिक संसद होनी चाहिए, जहाँ पर ये जो आर्थिक मैटर होते हैं उनको डिस्कस किया जाए। तो ये उसकी क्या कहते हैं कि राजनीतिक संसद के साथ साथ आर्थिक संसद भी होनी चाहिए राज्य में, ऐसा GDH कोल मानते हैं। और GDH कोल को क्या है? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। जो हमारे कोल महोदय हैं इन्हें व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का जनक माना जाता है। तो आज का हमारा यहीं पर हो गया। आज हमने विकासात्मक जो टॉपिक हमारा था समाजवाद, उसको कंप्लीट कर लिया। इसका जो पहले वीडियो था पार्ट 10, उसमें हमने क्रांतिकारी विकासवाद के बारे में बात की थी। और ये जो 11 है, पार्ट 11 है ये वीडियो हमारा, तो इसमें हम विकासात्मक समाजवाद के बारे में हमने जाना। अब हमारा अगला होगा फासीवाद। अगला टॉपिक क्या होता है? इस वीडियो के बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा फासीवाद। फासीवाद पे हम करेंगे और इसी फासीवाद के जो फासीवाद का छोटा सा टॉपिक है कंप्लीट होते ही हमारा जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं ये टॉपिक यानी कि ये यूनिट ख़त्म हो, यहीं पर हम समाप्त कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो अगला वीडियो हमारा फासीवाद पर आएगा। तो हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक और शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।